स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर चल रहा था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। अब हमारा है फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम करेंगे ईथर। ईथर का सामान्य सूत्र, होता है ROR। अब ROR में से ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईथर जो है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावयवी है। मतलब ईथर और अल्कोहल दोनों आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम एक CH3 CH2 OH। इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इसी तरह से हम एक उदाहरण लेते हैं CH3O CH3। ये ईथर है, इसमें कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने? 6, ऑक्सीजन कितने? 1। तो दोनों का सूत्र सेम है, लेकिन दोनों क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? क्रियात्मक समूह समावयवी हो गए। अब उसके बाद है ईथर के प्रकार। अब ईथर जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें सममित ईथर और दूसरा है इसमें असममित ईथर। अब सममित ईथर का मतलब है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान फंक्शनल ग्रुप है, समान एल्किल समूह है। और असममित का मतलब है एक जगह अगर C2H5 है और दूसरी जगह CH3 है, मतलब दोनों जगह असमान एल्किल ग्रुप उसमें उपस्थित होंगे। अब उसके बाद ईथर का नामकरण। अब इसमें पहला है, हम उदाहरण लेते हैं हम CH3O CH3। अब इसमें सामान्य नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। मेथ, ये वाला मेथ, ऑक्सी, ये वाला ऑक्सीजन, मेथ मेथेन। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें उदाहरण है C2H5O C2H5। अब इसका IUPAC इसका सामान्य नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। उसके बाद तीसरा उदाहरण है इसमें CH3O C3H7। अब इसका नाम हो जाएगा मेथिल N प्रोपिल ईथर। अब यहाँ देखो, मेथिल छोटे वाले को हमने पहले रखा और N प्रोपिल उसको हमने बाद में रखा, और ईथर दोनों जगह समान था यहाँ पे, तो डाई एथिल आ गया। यहाँ पर भी दोनों जगह समान था, तो डाई शब्द आ गया, मेथिल N प्रोपिल ईथर। अब अगर यहाँ पर इसका IUPAC नाम लेना चाहते हैं तो हम इसका नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। CH3 के CH2 CH3, इसके यहाँ पर है ऑक्सीजन CH3, तो ये आ गया 1 2 3। तो 1 नंबर पर क्या है? मेथॉक्सी है, तो 1 नंबर पर क्या है? मेथॉक्सी। और ये क्या हो गया? प्रोपेन। उसके बाद चौथे नंबर पर है, चौथा एग्जाम्पल है CH3O CH3 तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल
ये वाला पहले रखा, उसके बाद ये है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल ईथर। अब इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 2 3। तो 2 नंबर पर क्या है, मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद 5th एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, बेंजीन रिंग ऑक्सीजन CH3, जो हमारा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में बनता है वो है ये। इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है, इसको हम एनिसोल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, एनिसोल भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है OC2H5। इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। इसका दूसरा नाम है फेनिटोल। इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन। उसके बाद अगला उदाहरण है इसमें 7वां CH3O CH2 CH CH3, यहाँ पर आ गया CH3। अब ये देखो इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटिल मेथिल। ये आइसोब्यूटिल हो गया और ये मेथिल हो गया। तो इसमें अल्फाबेटिकली में पहले आइसो शब्द पहले आ रहा है और M शब्द जो है वो बाद में आ रहा है, इसलिए उसके बाद है ईथर। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी 1 2 3 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ से अब पता लग रहा है हमें कि ईथर जो है कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एक पूर्व लगन है। यहाँ पर ऑक्सी शब्द जो है एक पूर्व लगन के रूप में इसको लिया गया है, ईथर फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं आता है। अब उसके बाद है ईथर के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, अब इसके अंदर पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि क्वथनांक। इसमें अगर हम बात करें अल्कोहल और ईथर की, तो अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। उसके बाद अगर हम विलेयता की बात करें, तो ईथर जो है वो जल में विलय होता है। इसका कारण क्या है कि ईथर जो है हाइड्रोजन H2O के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए ये जल में विलय होता है। उसके बाद है ईथर को बनाने की विधियाँ। ईथर को बनाने की विधियाँ, तो इसमें पहली विधि है अल्कोहल के निर्जलन से। अल्कोहल के निर्जलन से। और इसमें दूसरी विधि है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो ये दोनों विधियां जो है हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ अब इनको डिटेल में करेंगे। तो इसमें पहली विधि है, अब यहाँ देखो ROH की अभिक्रिया हमने सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवानी है। एक अभिक्रिया ऐसी पहले भी आई थी जिसमें हमने 443 केल्विन ताप लिया था, लेकिन मैंने उस टाइम कहा था कि 443 को खास ध्यान रखना है कि 443 का मतलब क्या है। यहाँ पे उसमें हमने लिया था 443 केल्विन, लेकिन अब इसमें हम क्या लेंगे 413 केल्विन। इतना सा फर्क है, सिर्फ 413 केल्विन लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे ROH 2 लेंगे।
2 लेंगे तो एक जल का अणु जो है वो बाहर निकल जाएगा और क्या बनाएगा RO। अगर हम इसको डैश बनाएं तो ROR डैश, तो ये हमारे पास बन जाएगा ईथर। तो अल्कोहल के 2 अणुओं से एक जल का अणु बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से ईथर का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात का याद रखने कि अगर हम 413 केल्विन लेते हैं तो अल्कोहल से ईथर बनता है, और अगर हम 443 केल्विन लेते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है, एल्कीन बनती है। ठीक है, उसके बाद है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ पर हम एल्कीन जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री लेते हैं तो ईथर बनता है। ठीक है, 413 केल्विन टेम्परेचर पर ईथर का निर्माण होगा, और ये निर्माण जो हो रहा है वो एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हो रहा है कि जो R डैश है वो H को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। अगर वहीं पर हम यहाँ पर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री ले लेते हैं और 413 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो एल्कीन बनता है, ना कि ईथर, मतलब विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। तो अब एक बात और है कि अगर हम यहाँ पर CH3OH और C2H5OH लेते हैं, ठीक है, और 413 केल्विन टेम्परेचर पर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि CH3O C2H5 बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर अल्कोहल सेम लेने पड़ेंगे और यहाँ पर जो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप आएंगे वो सेम ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, CH3O CH3 भी बनेगा और C2H5O C2H5 भी बनेगा, तो ये 3 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। उन 3 प्रोडक्ट्स को फिर अलग अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और अब यहाँ पर एक जो स्पेशल प्रोडक्ट हम चाहते हैं वो इसमें हमें अलग इसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये थी हमारी पहली अभिक्रिया अल्कोहल के निर्जलन से। अब दूसरी अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। दूसरी अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। इस अभिक्रिया में है कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं तो NaX अलग हो जाता है और एक ईथर का निर्माण होता है ROR डैश प्लस NaX। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये एल्किल हैलाइड जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए, और ये जो R है ये वाला 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर भी हमने यही देखा था कि ये 1 डिग्री होना चाहिए, और इस अभिक्रिया में भी हम यही देख रहे हैं कि RX इसमें 1 डिग्री होना चाहिए। अब इसके अंदर था कि हम असम्मित ईथर नहीं बना सकते, लेकिन इसके अंदर हम असम्मित ईथर बना सकते हैं। ये वाली जो अभिक्रिया है वो SN2 प्रकार की अभिक्रिया है, और यहाँ से हमें पता भी लग रहा है कि ये 1 डिग्री इजीली बना रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली SN2 प्रकार की अभिक्रिया ही होगी। ठीक है, क्योंकि जो 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर हम ले लेते हैं इसमें, तो उससे हमें ईथर की बजाय क्या बन जाएगा, एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ईथर बनाने के लिए 1 डिग्री ही इसमें लेना पड़ेगा। अब इसमें हम उदाहरण लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 3 डिग्री ले लेते तो क्या होता, CH3 अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिसके अंदर हमने एल्किल हैलाइड 3 डिग्री लिया है और सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री लिया है, और दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जिसमें हमने एल्किल हैलाइड 1 डिग्री लिया है और सोडियम एल्कोक्साइड हमने 3 डिग्री लिया है। तो अब इन दोनों अभिक्रियाएं में देखेंगे हम कि यहाँ पर ये वाला जो सोडियम है और ये वाला Br अलग निकल जाएगा, और यहाँ पर बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर NaBr तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, और साथ में CH3OH भी अलग से निकल जाएगा, साथ में ये वाला CH3O
और इसका एक हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाए। प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3OH प्लस NaBr। तो ये प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। तो 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उससे ईथर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस विधि से अगर हम एरोमेटिक ईथर बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें बन सकता है। मतलब CH3Br प्लस बेंजीन रिंग और यहाँ पर है ONa। तो यहाँ पर हमें ये तो 1 डिग्री ही लेना है, ये हम बेंजीन रिंग वाला नहीं ले सकते। तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन रिंग ऑक्सीजन CH3। ठीक है, इसका नाम है एनिसोल। इसके बाद है इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। पहले हैं इनके IUPAC नेम। अब IUPAC नेम इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं और काफ़ी सारे मैंने तुम्हें समझा भी दिए हैं। तो एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, अगर ना समझ में आए तो वो मुझसे ज़रूर पूछना। उसके बाद है ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है, कारण बताइए। तो इसका कारण मैंने बता दिया था कि ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उसके बाद है ईथर के क्रियात्मक समूह समावयवी का नाम लिखिए। तो ईथर के क्रियात्मक समूह समावयवी कौन सा है इसमें? अल्कोहल है। कौन सा है इसमें? अल्कोहल है। उसके बाद है अल्कोहल और ईथर दोनों क्रियात्मक समूह समावयवी है परंतु उनके क्वथनांक में अंतर है। तो क्वथनांक में अंतर होने का कारण क्या है? इसमें अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उसके बाद है ईथर जल में विलय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ईथर और जल के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उसके बाद है असम्मित ईथर को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो असम्मित ईथर के उदाहरण मैंने करवा रखे हैं और कुछ भी उदाहरण तुम लोग इसमें। अगला प्रश्न है कि ईथर की वाष्पशीलता अल्कोहल से अधिक होती है। तो अब यहाँ देखो कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है लेकिन ईथर में कोई भी अल्कोहल बंध हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो ईथर जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल अलग अलग रहता है, लेकिन अल्कोहल के अंदर क्या होता है, इसमें जो बंध हैं आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं। तो अल्कोहल जो है वो उसकी वाष्पशीलता कम है और ईथर की वाष्पशीलता ज़्यादा है। उसके बाद है कि ईथर का सामान्य सूत्र दीजिए। ईथर का सामान्य सूत्र है ROR। उसके बाद है ईथर के उपयोग दीजिए। अब इसके ईथर के जो उपयोग हैं इसमें नोट्स में तुम लोग इस चीज़ को नोट कर लेना। तेल, वसा, मोम आदि को बनाने में ईथर और अल्कोहल के मिश्रण को नेटेलाइट के नाम से पेट्रोल के प्रतिस्थापक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ये वाला पॉइंट जो है पहले करवा दिया था। ईथर और ठोस CO2 का मिश्रण प्रशीतक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, निषेधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें H2SO4 और 413 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसकी बात कर रही है। उसके बाद है अल्कोहल के निर्जलन द्वारा ईथर विरचन की समीकरण। तो यही वाली रिएक्शन आ गई। उसके बाद है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाओ। तो वो सेम यही वाली रिएक्शन आ गई। उसके बाद है निम्न अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो इसी रिएक्शन की क्रिया विधि इसमें पूछी जा रही है और क्रिया विधि जो है वो तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देना। उसके बाद विलियमसन संश्लेषण को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका तुम लोग उदाहरण दे दोगे। एथिल आयोडाइड से एथिल डाई एथिल ईथर बनाओ। ये वाला क्वेश्चन जो है वो अगले टॉपिक का इसमें आ गया है, छोड़ देना इसके ऊपर। सॉरी, एथिल आयोडाइड है ये। एथिल आयोडाइड का मतलब ये RX का पूछा जा रहा है और डाईएथिल ईथर बनाना है। ठीक है, तो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण की बात कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी विलियमसन संश्लेषण का है। 16वां क्वेश्चन भी विलियमसन संश्लेषण का है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका कारण बताना है और इसके लिए मुख्य उत्पाद क्या होगा वो बताना है और इसके लिए उपयुक्त अभिक्रिया कौन सी होनी चाहिए वो बतानी है। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण का मैंने तुम्हें बता दिया 3 डिग्री अल्किल हैलाइड नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद है एथेनॉल और 3 मेथिल पेंटेन टू ओल से प्रारंभ कर 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन के विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया लिखनी है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1 मेथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन के विरचन के लिए निम्नलिखित अभिकारकों में से कौन सा युग्म उपयुक्त है।
तो ये तुम लोग ट्राई करना क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल इजी है, विलियमसन संश्लेषण से ही संबंधित है ये वाला प्रश्न भी। उसके बाद 20वां प्रश्न भी विलियमसन संश्लेषण से ही संबंधित है, 21वां भी उसी से संबंधित है, और 22वां है प्रोपेन वन ओल से वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन को किस प्रकार बनाया जाएगा। तो ये जो है ये निर्जलन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं इसमें। 23वां प्रश्न है द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के निर्जलन अम्लीय निर्जलन द्वारा ईथर को बनाने की विधि उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो इसमें ईथर का निर्माण होता है और ये विलोपन अभिक्रिया इसमें दर्शाते हैं, विलियमसन संश्लेषण की ये बात कर रहे हैं, सॉरी निर्जलन की बात कर रही है, ठीक है। उसके बाद 24वां है जब एथिल एल्किल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार छोड़ देना, ये उसमें करवाया हुआ है मैंने, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में इसको करवाया हुआ है। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन है CH3Br प्लस CH3CH2ONA। तो ये विलियमसन संश्लेषण की बात कर रहा है। उसके बाद विलियमसन संश्लेषण में डैश की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है। तो ये विलियमसन संश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। तो ये सभी बच्चे अपने आप करेंगे, अगर कोई प्रश्न में दिक्कत आती है तो वो बच्चे मुझसे पूछेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है ईथर के रासायनिक समीकरण। इसके अंदर हम सिर्फ 2 ही अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली है इसमें कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया मतलब X के साथ अभिक्रिया, और दूसरी इसमें है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहली है इसमें हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX के साथ अभिक्रिया। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अब हमारे पास इसके 4 पार्ट्स में इसको समझाया गया है। तो इसको हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर सम्मित ईथर लेते हैं मतलब ROR लेते हैं, ठीक है, और HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और HI जो है वो कैसी है, अल्प लिए हैं हमने, कम मात्रा में लिए, तो क्या होगा CH3 मतलब RI बन जाएगा और एक बन जाएगा ROH बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर कट लगेगा, ठीक है, तो ये अगर R है डैश है तो ये भी R डैश है, तो ये R जो है वो I के साथ रिएक्शन कर जाएगा और O जो है वो OH के साथ H के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो ROH बनाएगा। अगर हम यहाँ पर R डैश लेते हैं और HI जो है वो अधिक मात्रा में लेते हैं, अधिके में लेते हैं, तो क्या होगा RI प्लस RI मतलब दोनों के दोनों R जो हैं वो RI ही बनाएंगे और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है कि अगर हम यहाँ पर सम्मित ईथर लेते, असम्मित ईथर लेते हैं, ये तो क्या था, सम्मित ईथर था, तो इसका R जो था वो दोनों के दोनों क्या थे, समान थे। लेकिन अगर हम असम्मित ईथर लेते हैं ROR डैश या फिर R, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और HI जो है के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं और HI जो है हम अल्प मात्रा में लेते हैं, तो क्या होगा, अगर मान लो कि ये छोटा है R और ये वाला R जो है बड़ा है, तो छोटे वाले R के साथ I जाएगा और बड़े वाले R के साथ क्या आ जाएगा, वो H जाएगा, ठीक है। मतलब कट जो है वो यहाँ पर लगेगा, छोटे वाले R साइड पर हमेशा, ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम यहाँ पर ROR लेते हैं और HI जो है वो अधिक मात्रा में लेते हैं, तो क्या होगा, सेम वही
आर आई बनेगा प्लस आर आई बनेगा, ठीक है, प्लस H2O बनेगा। तो सिर्फ एक ही बात याद रखनी इन चारों की चारों अभिक्रियाओं में कि अगर हम यहाँ पर अधिक मात्रा में लेते हैं तो दोनों के अंदर क्या होगा, दो दो आर आई बन जाएंगे और H2O बन जाएंगे, रिएक्शन सेम है। लेकिन अगर हम अल्प मात्रा में लेते हैं तो एक आर आर आई बनाएगा और एक आर आर OH बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों में फ़र्क है तो छोटे वाला आर जो है आर आई बनाएगा और बड़े वाला आर जो है आर OH बनाएगा, ठीक है। आर आई के अंदर 2 अक्षर हैं, आर आई के अंदर 2 अक्षर हैं और आर OH के अंदर 3 अक्षर हैं। तो 2 का मतलब है छोटा, तो यहाँ पर भी छोटा, ये वाला बड़ा है, 3 का मतलब बड़ा, तो ये वाला भी क्या है, बड़ा। बस इतनी सी बात ही तुम्हें याद इसमें रखनी है। अब बात आती है कि अगर यहाँ पर एरोमेटिक रिंग होती, मतलब बेंजीन रिंग O और यहाँ पर R और यहाँ हम लेते हैं HI, तो क्या बनता, तो यहाँ पर सेम RI और ROH। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है छोटा होएगा हमेशा, तो छोटे के साथ हमेशा RI ही बनेगा। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है कि अगर यहाँ पर 3 डिग्री होता है और यहाँ पर 1 डिग्री होता है, क्योंकि हमने अभी तक ये जो 3 पॉइंट्स किए थे, ये वाला, इसमें क्या थे, सभी में R जो था वो 1 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर जो है ये 3 डिग्री और 1 डिग्री की बात की जा रही है। मतलब उदाहरण के लिए जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 O, CH3, इस तरह से अगर आता है तो HI के साथ अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो जो 3 डिग्री वाला R है उसके साथ आयोडीन जुड़ेगा और जो 1 डिग्री वाला है उसके साथ OH जुड़ेगा, ठीक है। मतलब HI के साथ अभिक्रिया करवाने पर CH3 की थ्राइस CI बनेगा और CH3 OH बनेगा। इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर ये अपवाद स्वरूप हम ले सकते हैं इसको कि यहाँ पर ये दिखने में ये छोटा है, लेकिन 3 डिग्री जो होता है कार्बोकैटायन स्थायी होता है। स्थायी होने की वजह से ये आयोडीन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर हमारी पहली अभिक्रिया थी हैलोजन हैलाइड के साथ और दूसरी है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमने जितनी भी की हैं उसके अंदर सबसे पहले हमने अनुनाद किया है। तो ये जो है बेंजीन रिंग के ऊपर OR रखेंगे और अब इसका जब हम अनुनाद करेंगे तो इसके अनुनाद में सेम वही कंडीशन इसमें आएगी। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट करेंगे, घूमेंगे और OR के ऊपर डबल बॉन्ड R आके OR के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब अनुनाद से इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो अब इसी आधार पर इसकी अनुनादी संरचनाएं तुम्हारे नोट्स में बहुत अच्छी तरह से दी हुई हैं। अब यहाँ पर है कि इसमें रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी। पहली है नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण के अंदर तुम्हें पता है कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 इसमें यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर OR, R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप इसमें हो सकता है। तो इसमें नाइट्रिक आयन मिश्रण होएगा सांद्र HNO3
और सांद्र H2SO4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा प्लस ORNO2। दूसरी इसमें अभिक्रिया होगी हैलोजनन। हैलोजनन के अंदर क्या होगा, सेम वही चीज OR, इसकी अभिक्रिया हम Br2 या Cl2 से करवाएंगे। अगर Cl2 होता है तो FeCl3 और Br2 है तो FeBr3। तो यहाँ पर सेम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें पहली है एल्कलीकरण और दूसरी है एसिटिलीकरण। तो इसमें भी सेम जो हमने पहले रिएक्शन की थी, OR प्लस में CH3Cl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। या फिर एसिटिलीकरण, इसमें क्या होगा, एसिटिलीकरण में एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा। OR C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस OR C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये दो इसमें रिएक्शंस होंगी। ठीक है, उसके बाद है ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कि इसकी अनुनादी संरचनाएं पूछी गई हैं, एथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल, एनॉक्सी बेंजीन, मतलब कि इसकी अनुनादी संरचनाएं इसमें पूछी गई हैं। दूसरा है एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया पूछी गई है। तीसरी है फ्रीडल क्राफ्ट में एनिसोल का एल्कलीकरण करना है। उसके बाद है एथेनोइक अम्ल के माध्यम से एनिसोल का ब्रोमीनीकरण करना है। उसके बाद है तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर की HI से अभिक्रिया करवानी है। उसके बाद है HI के साथ एनिसोल की अभिक्रिया करवानी है। मतलब ये वाली रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड की 1-प्रोपेक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी बेंजीन और बेंजिल एथिल ईथर, इन तीन के साथ रिएक्शंस करवानी है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड वाली ये रिएक्शंस हैं, इसमें से तुम लोग खुद छांटना कि किसके बारे में इन्होंने पूछा है। उसके बाद है मेथॉक्सी मेथेन की HI के साथ अभिक्रिया, वही सेम HI वाली अभिक्रियाएं आ गई हैं ये। उसके बाद है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करो। पहली अभिक्रिया में H2SO4 और HNO3 दोनों दी हुई है, तो इसका मतलब ये नाइट्रोकरण के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरी अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 दिया होगा, एनहाइड्राइड AlCl3 मतलब निर्जल AlCl3 मतलब फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में ये पूछ रहा है। तीसरे में इन्होंने HBr के साथ ही रिएक्शन दी हुई है। तो पहली रिएक्शन जो थी एल्किल हैलाइड वो वाली इसमें आ जाएगी, HBr या HI एक ही बात है। और फिर उसके बाद सांद्र HNO3 और H2SO4 दोनों दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये वाली इसमें रिएक्शन पूछी गई है। और उसके बाद तीन रिएक्शंस जो हैं वो HI वाली है, तो इसमें HI वाली में तुम लोग खुद छांटोगे कि कौन सी रिएक्शंस इसमें पूछी गई हैं। उसके बाद एल्किल हैलाइड से तृतीयक ब्यूटिल ईथर एथिल ईथर बना, तो ये भी वही है, एल्किल हैलाइड से तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाओ। तो इसमें हाइड्रोजन हैलाइड वाली रिएक्शन इसमें पूछी गई है। छठी रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड की है, सातवीं भी हाइड्रोजन हैलाइड की है, और आठवीं में है एरिल एथिल ईथर में निम्न तथ्यों की व्याख्या करो। एथॉक्सी समूह बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियत करता है और यह प्रवेश करने वाले प्रतिस्थापनों को बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थितियों की ओर निर्देशित करता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो हमने अनुनाद करेंगे इससे रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट इसमें कोई भी समझ में नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मुझसे पूछें, आप पर्सनल पूछें, कमेंट करके पूछें। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।